हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक हमने देखा हाउ टू कंप्यूट इनकम ऑफ डिफरेंट हेड्स, पर फिर भी ग्रॉस टोटल इनकम कैसे ढूंढना है ये अभी तक आपको पता नहीं है, क्योंकि बीच में भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द कंसेप्ट इज क्लबिंग। एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, स्टिल स्कोरिंग चैप्टर, इजी है एकदम। सेक्शन 60 to 64 इज ऑल अबाउट क्लबिंग चैप्टर। होता क्या है, किसी दूसरे बंदे की इनकम होती है, पर वो इनकम उसको टैक्सेबल ना होके आप ही को टैक्सेबल हो जाती है। दैट इज व्हाट सेड बाय क्लबिंग चैप्टर। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरी सेक्शन सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सबसे पहला सेक्शन 60। सेक्शन 60 बोलता है अगर आप अपनी असेट ट्रांसफर नहीं करते हो पर उस असेट की इनकम ट्रांसफर कर देते हो तो वो इनकम आपको ही टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट है जो मैं अपने नाम पे ही रखता हूं, पर बैंक को बोल देता हूं कि इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट तुम क्या करो, मेरे भैया के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। असेट मेरी है पर इनकम किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। दिस काइंड ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली, मुझे ही टैक्सेबल होगी, फर्क नहीं पड़ता रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल। फिर आता है सेक्शन 61। जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हो, आपकी एसेट किसी दूसरे बंदे के नाम कर देते हो विद अ कंडीशन कि मैं जब चाहूं तब फ्यूचर में ये एसेट वापस तुमसे अक्वायर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे नाम पे एक हाउस प्रॉपर्टी है, 3 महीने के लिए मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी मेरे फ्रेंड के नाम कर दी विद अ कंडीशन कि 3 महीने के बाद मैं इसे रीअक्वायर करूंगा। तो गवर्नमेंट बोलता है ये 3 महीने के लिए जो रेंटल इनकम होगी, जो भी इनकम होगी ये हाउस प्रॉपर्टी पे तुम्हारे फ्रेंड को, वो उसको टैक्सेबल नहीं होगी, वो मेरे हाथों में ही टैक्सेबल हो जाएगी। सो सेक्शन 61 क्या बोलता है, इफ ट्रांसफर इज रिवोकेबल, इट कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू ट्रांसफरर, देन इनकम अराइजिंग टू ट्रांसफरी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली। पर सेक्शन 62 बोलता है अगर तुमने इररिवोकेबल ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, कभी भी वापस नहीं लेने वाले हो, तो इनकम का क्लबिंग अप्लाई होगा नहीं। फिर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर तुम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड यानी मेरा और मेरी फैमिली मेंबर का टोटल वोटिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में 20% या उससे ज्यादा है, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग मेरा या मेरी फैमिली का मिला के 20% या उससे ज्यादा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे स्पाउस को रेम्यूनरेशन देता है, आइदर सैलरी, फीस, कमीशन एक्सेट्रा, जिसके लिए उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ना तो टेक्निकल नॉलेज ना तो प्रोफेशनल नॉलेज, तो उसको जो भी सैलरी, रेम्यूनरेशन वगैरह मिलता है वो उसे टैक्सेबल नहीं होगा, वो मेरे हाथों में ही टैक्सेबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल, ही और शी अलॉन्ग विद द रिलेटिव हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, कंपनी है तो 20% से ज्यादा वोटिंग पावर, बाकी सब में प्रॉफिट। स्पाउस ऑफ टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन सच कंसर्न रिसीविंग सैलरी, फीस, कमीशन एक्सेट्रा, प्लस स्पाउस हैज नो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज फॉर दैट। अगर नॉलेज है तो ठीक है, रखो, उसको ही टैक्सेबल करो, नॉलेज नहीं है तो वो इनकम मेरे हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। नाउ व्हाट इफ मेरा भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न में, मेरी वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हम दोनों को वो कंसर्न सैलरी देता है, हम दोनों के पास नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट बोला ये दोनों की सैलरी किसी एक ही बंदे में टैक्सेबल हो जाएगी, और वो कौन से बंदे में टैक्सेबल होगी? जिसकी बाकी की इनकम ज्यादा है, whose total income except this salary is higher, उसके हाथों में ये दोनों सैलरी टैक्सेबल कर दो। टू वे क्लबिंग बोलते हैं इसको, where both husband and wife has substantial interest, both are getting remuneration without knowledge, income will be clubbed in total income of husband or wife whose total income without this salary is higher। और एक बार किसी एक बंदे में टैक्सेबल हो गई तो फ्यूचर में उसी के हाथों में टैक्सेबल होती रहेगी। जनरली वो लोग है ना, टू वे क्लबिंग कम पूछते हैं, ज्यादातर वो लोग वन वे क्लबिंग पूछते हैं, जहां पे सिर्फ स्पाउस को सैलरी मिल रही है विदाउट नॉलेज, तो वो आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाती है। ये कंसेप्ट सिर्फ स्पाउस के लिए एप्लीकेबल था। देन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, अगर मैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी असेट एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता हूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस असेट में से फ्यूचर में उसे जो भी इनकम होगी, इवन कैपिटल गेन इनकम भी, उसे टैक्सेबल नहीं होगी, वो मुझे ही टैक्सेबल होगी। सर क्यों एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी बोला? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए यही सेम प्रोविजन है सेक्शन 27 के अंदर। तो अगर मैं कोई भी असेट ट्रांसफर करता हूं स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस असेट में से होने वाली हर एक इनकम किसको टैक्सेबल होगी? मुझे ही टैक्सेबल होगी। टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल,
transferred the asset except house property to spouse without adequate consideration, love and affection is not a consideration, not in agreement to live apart, divorce के केस में ट्रांसफर नहीं हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर अगर किया है तो इनकम आपको क्लब हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए यही सारी चीजें सेक्शन 27। अच्छा, अगर मैं उसे असेट ट्रांसफर नहीं करता हूं, मैं उसे पैसे देता हूं और वो पैसों से वो खुद असेट परचेस करती है, तो भी उस असेट में से होने वाली इनकम मुझे टैक्सेबल होगी। क्लबिंग इज स्टिल एप्लीकेबल इफ मनी इज गिफ्टेड एंड स्पाउस इन्वेस्ट इन दैट असेट। कैपिटल गेन अगर उस असेट में से फ्यूचर में होता है तो वो कैपिटल गेन भी मुझे ही टैक्सेबल होगा। अगर मैंने जो असेट या जो मनी उसको ट्रांसफर किया वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, तो उसके बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट भी मुझे प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा। पर वो कौन से प्रोपोर्शनेट में टैक्सेबल होगा? जो साल की पहली अप्रैल को आपका कैपिटल असेट का प्रोपोर्शन है उसमें। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 20 को उसकी खुद की कैपिटल थी 30 लाख और मैंने 1 अप्रैल 20 को उसको गिफ्ट किया 10 लाख, तो बोलो बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 40 लाख की हो गई। लेट्स से बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है इस साल 4 लाख रुपए का, तो इसमें से 3 लाख रुपया उसको टैक्सेबल होगा जबकि 1 लाख रुपया मुझे टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट ऐसा था। पर मान लो मैंने ये गिफ्ट दी होती 2 अप्रैल को, तो पूरे का पूरा 4 लाख उसी को टैक्सेबल होता, क्लबिंग यहां पे अप्लाई ही नहीं होता, क्लबिंग अप्लाई होता नेक्स्ट ईयर से। तो देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सच बिजनेस विल बी क्लब्ड एज अंडर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। पर अगर मैं गिफ्ट की जगह पे उसे लोन देता तो क्लबिंग अप्लाई नहीं होता वापस, क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है, ये लोन है, ये पैसा आप वैसे भी वापस लेने वाले हो और इसीलिए लोग लोन देते हैं, गिफ्ट नहीं देते। देन सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 सॉरी, हमने जो स्पाउस के लिए पढ़ा असेट ट्रांसफर कर रहे हो वगैरह वगैरह, वही सेम रूल एप्लीकेबल है अगर आप असेट ट्रांसफर करते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ यानी कि डॉटर इन लॉ। तो अगर आप कोई फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है, आप अपनी असेट ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू योर सन्स वाइफ यानी कि डॉटर इन लॉ को, तो उस असेट में से उसको जो भी इनकम होगी इंक्लूडिंग कैपिटल गेन की इनकम, वो सारी इनकम आपको ही टैक्सेबल हो जाएगी बिंग फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अगर वो पैसे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे तो बिजनेस का प्रॉफिट भी उसी तरीके से आपको टैक्सेबल होता। तो क्या लिखा है, टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल, ट्रांसफर द असेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ, then it is to be clubbed. For transferred asset if invested in her business, then profit into amount as on the first day divided by total investment on the first day जितना क्लब हो जाता। देखो अब तक हमने सेक्शन 60 देखा, ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, वो सभी तरीके के ट्रांसफर के लिए था। 61 इररिवोकेबल ट्रांसफर, वो भी सभी तरीके के लोगों के लिए था। पर 64 में हमने अब तक जो पढ़ा वो सिर्फ 2 लोगों को अप्लाई होता है, स्पाउस को एंड सन्स वाइफ को। अब जो नेक्स्ट क्लबिंग है वो है क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम, सेक्शन 64 क्लॉज 1A। याद रखो, आपका अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है, उसकी कोई भी इनकम होती है, वो सारी इनकम उसको कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो आपके ही हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। पर उसकी 3 तरीके की इनकम होती है जो आपको क्लब नहीं होगी, जो उसे ही टैक्सेबल होगी। पहला, अगर माइनर चाइल्ड ने अपने स्पेशल स्किल के वजह से कोई इनकम कमाई तो उसी को टैक्सेबल होगी। अगर माइनर चाइल्ड ने कहीं पे मैन्युअल वर्क किया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करके पैसा कमाया, उसी को टैक्सेबल होगा। या तो अगर वो माइनर चाइल्ड खुद फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है विच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 80U, उसकी कोई इनकम क्लब नहीं होगी, वो उसी को टैक्सेबल होगी। तो देखो क्या लिखा है, एवरी इनकम ऑफ माइनर अपार्ट फ्रॉम 3 मेंशन्ड बिलो विल बी क्लब्ड इन पेरेंट, पर कौन से पेरेंट में, मम्मी या पापा में, हुज टोटल इनकम एक्सेप्ट माइनर्स इनकम इज हायर, उसमें क्लब हो जाएगी। Now once it is clubbed, then in subsequent year also it will be clubbed in the same parent. पर अगर उन दोनों के मैरिज सक्सेस नहीं करते तो उस पेरेंट में क्लब करो जो उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है। इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर भी यहां पे क्लब होगी। सेक्शन 27 में माइनर मैरिड डॉटर का डीम्ड डोनर कंसेप्ट नहीं लगता था, यहां पे माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी पेरेंट्स में ही टैक्सेबल होगी। 3 तरीके की ऐसी इनकम है जो कभी भी पेरेंट्स में टैक्सेबल नहीं होती। पहला, जो उसके स्किल टैलेंट के वजह से कमाया। दूसरा, जो मैन्युअल वर्क के वजह से कमाया। तीसरा, अगर माइनर चाइल्ड 80U की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो। पर याद रखो,
जब भी ये इनकम पेरेंट में क्लब होती है, पेरेंट को एक एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 32 का, एंड दैट एग्जम्पशन इज अप टू ₹1500 पर एनम पर चाइल्ड। 1500 पर एनम पर चाइल्ड तक का एग्जम्पशन मिलता है। मान लो देयर आर 3 माइनर चाइल्ड, नंबर 1 whose total income is 1200, नंबर 2 his income is 1800, नंबर 3 income is 1700। तो यहां पे पूरा 1200 का एग्जम्पशन मिल जाएगा अप टू इनकम और 1500 विच एवर इज लोअर। यहां पे 1500 का मिलेगा, यहां पे भी 1500 का मिलेगा। तो यहां पे कितना टैक्सेबल होगा? 300। यहां पे कितना टैक्सेबल होगा? 200। टोटल 500 रुपया पेरेंट को टैक्सेबल हो जाएगा। पर एक माइनर की सारी इनकम का टोटल मिला के 1500 का मैक्सिमम एग्जम्पशन, पर 1500 पर चाइल्ड है, सब्जेक्ट टू नो लिमिट, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आप 115 BAC फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बड़ा एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगा। अच्छा, बट लेट्स से एक माइनर चाइल्ड है जिसने 1 लाख रुपया कमाया अपने स्पेशल टैलेंट की वजह से, चलो ये तो उसके पेरेंट में क्लब नहीं होगा। इसी 1 लाख की FD रखी और उसमें से 10,000 का इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट पेरेंट में जरूर से क्लब हो जाएगा। यानी जो ये 3 पर्पस है, उसकी जो मेन इनकम होती है बस वो क्लब मत करना, उसके अलावा सारी इनकम क्लब कर देनी है। आर यू गेटिंग दिस? द लास्ट सेक्शन ऑफ क्लबिंग, पर उसके पहले ना एक क्रॉस ट्रांसफर करके कंसेप्ट है जो मैंने यहां पे लास्ट डे के लिए कवर नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही ओरली बता देता हूं। इफ देयर आर 2 पर्सन एंड दे ट्रांसफर द असेट टू ईच अदर्स रिलेटिव फॉर सिमिलर वैल्यू, तो जो भी इनकम होगी उस असेट में से वो उन्हीं को क्लब होती जाएगी, विच इज कॉल्ड एज क्रॉस ट्रांसफर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, CIT वर्सेस केशव जी मोरारजी करके, JKSC की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, यू कैन रिफर दैट। द लास्ट सेक्शन ऑफ क्लबिंग, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो, अगर आप अपनी कोई भी असेट अपने HUF को ट्रांसफर करते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो HUF को उसमें से जो भी इनकम होगी वो आपको ही क्लब हो जाएगी। मान लो HUF का पार्टीशन हो गया और वही असेट जो आपने कन्वर्ट करी थी, वही असेट HUF ने आपके स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, तो स्पाउस को भी उस असेट पे फ्यूचर में जो भी इनकम होगी वो आपको ही टैक्सेबल होगी। मींस जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक HUF की इनकम आपके हाथों में टैक्सेबल होगी अगर असेट आपने दिया था तो, और HUF अगर पार्टीशन के वक्त ये असेट आपकी स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है तो स्पाउस को होने वाली इनकम भी आपको ही टैक्सेबल होगी, बिकॉज असेट ओरिजिनली आपने कन्वर्ट किया था। कुछ कॉमन नोट्स मैंने यहां पे लिखी है थोड़ा। जब भी मैं बोलता हूं क्लबिंग, तो क्लबिंग सिर्फ इनकम का नहीं होता, लॉस का भी हो जाता है। जब प्रॉफिट क्लब होता है तो अगर बिजनेस में लॉस हुआ, लॉस को भी क्लब कर देने का। सेक्शन 64 सिर्फ 4 लोगों के लिए अप्लाई होता है, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ एंड HUF। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मेजर चाइल्ड, किसी का क्लबिंग नहीं होता। पर जब मैं बात करता हूं सेक्शन 60 और 61 की, वो तो हर एक तरीके के ट्रांसफर के लिए अप्लाई हो जाता है। लास्ट, accretion of income will never be clubbed। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स दिए मेरे वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन, उसको इसमें से डिविडेंड इनकम होती है 10,000 की, तो कहना से ये 10,000 रुपया मेरे हाथों में क्लब हो जाएगा। मान लो ये 10,000 रुपए की वो FD रखती है जिसमें से उसे 1,000 का इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट मुझे क्लब नहीं होगा, ये उसी को टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये इनकम है फ्रॉम इनकम, इनकम फ्रॉम इनकम, accretion ऑफ इनकम। हाँ, अगर ये माइनर चाइल्ड होता तो उनकी सारी इनकम क्लब हो जाती है। माइनर के अलावा दूसरा कोई भी बंदा है तो उसकी accretion ऑफ इनकम कभी भी मुझे क्लब होगी नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? यस और नो? सो इट वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 4 से 5 मार्क का वेटेज जनरली एग्जाम में आप पकड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।